एक समय की बात है। भगलपुर का राजा रविंद्र और उसका प्रधानमंत्री अमरकांत दोनों ही बड़े ही अच्छे मित्र थे। एक दिन वह दोनों अपने शाही बाग में सैर कर रहे थे, तब राजा ने कहा, मित्र अमरकांत, कैसा विचित्र सहयोग है कि हम दोनों ने एक साथ ही एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की। एक ही दिन हम दोनों का विवाह हुआ और आज तुम्हारी पत्नी और मेरी रानी के संतान भी होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, इसी को कहते हैं प्रभु की लीला, उसकी लीला अपरंपार है महाराज। तभी प्रधानमंत्री के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई और कहने लगी, प्रधानमंत्री जी, आपके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है। दोनों मित्र यह समाचार सुनकर बड़े ही खुश हुए। अभी कुछ ही पल बीते थे कि तभी एक दासी और दौड़ती हुई आई और महाराज से कहने लगी, महाराज की जय हो, महारानी जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। अब तो दोनों मित्र खुशी से गदगद हो उठे। तब राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं एक बात सोच रहा हूँ। आज के दिन तुम्हारे यहाँ पर पुत्र और मेरे यहाँ पर पुत्री ने जन्म लिया है। अपनी अपनी संतान के कारण हम दोनों की दोस्ती भविष्य में और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो सकती है। वह कैसे महाराज? हम अभी से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। जब वे दोनों बड़े हो जाएंगे तब उन दोनों का आपस में विवाह कर दिया जाए। इस तरह से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी। अरे महाराज, आप तो एक अनहोनी कल्पना कर रहे हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं। प्रधानमंत्री जी, हम दोनों के बीच जो ऊंच नीच की खाई है उसी को बांटने के लिए मैं यह रिश्ता करना चाहता हूँ। महाराज, जब अपने निश्चय कर ही लिया है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की मित्र, हम आज ही एक समारोह आयोजित करते हैं और उसमें इस बात की घोषणा कर देंगे। और उसी शाम को राजमहल में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें राजा ने घोषणा की, यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों और प्रजावासियों, हम घोषणा करते हैं कि समय आने पर हम अपनी पुत्री का विवाह प्रधानमंत्री के पुत्र के साथ ही करेंगे। राज दरबार में उपस्थित सभी लोग उन दोनों को बधाइयां देने लगे। फिर राजा रविंद्र के आदेश पर राजकुमारी भानुमति और प्रधानमंत्री के बेटे विक्रम का लालन पालन राजमहल में ही होने लगा। समय बीता और वह दोनों युवा हो गए। एक दिन की बात है जब राजकुमारी और विक्रम दोनों शाही बाग में घूम रहे थे। उसी वक्त वहां पर रतनगढ़ के राजा रतन सेन के साथ राजा रविंद्र घूम रहे थे कि तभी रतन सेन की दृष्टि राजकुमारी और विक्रम पर पड़ी। वह राजा रविंद्र से कहने लगा, राजन, यह सुंदर युवती कौन है? राजन, वह मेरी पुत्री राजकुमारी भानुमति है। और उसके साथ वह युवक कौन है? वह हमारे प्रधानमंत्री अमरकांत का पुत्र है और हमारा होने वाला दामाद विक्रम है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज, आप अपने प्रधानमंत्री के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। इसमें हर्ज ही क्या है राजन? प्रधानमंत्री अमरकांत हमारे बचपन का मित्र है और विक्रम हर तरह से राजकुमारी भानुमति का पति बनने के योग्य है। राजन, मुझे आपके विचारों पर हैरानी है। राजकुल में उत्पन्न हुई राजकुमारी को आप साधारण कुल में जन्मे विक्रम के साथ बांध देना चाहते हैं।
यह तो राजकुमारी के साथ सरासर अन्याय होगा। राजन, जिस दिन इन दोनों का जन्म हुआ था उसी समय हमने यह रिश्ता पक्का कर दिया था और उसी रात एक समारोह में हमने इसकी घोषणा भी कर दी थी। तो क्या हुआ, राजन, संबंध तोड़ा भी तो जा सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने पुत्र राजकुमार परमसेन का विवाह आपकी पुत्री के साथ करने को तैयार हूँ और इससे हम दोनों के राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। रतन सेन की बातें सुनकर रविंद्र सच में पड़ गया और मन ही मन में सोचने लगा कि यह विचार तो अच्छा है। कुछ देर सोचने के पश्चात वह बोला, लेकिन राजन, भानुमति और विक्रम दोनों को ही इस बात का ज्ञान है कि बचपन में उन दोनों का संबंध हो चुका है। यदि मैं राजकुमारी का विवाह आपके पुत्र के साथ करता हूँ, तो विक्रम अवश्य ही इस विवाह में रोड़े अटकाएगा। इसका उपाय मैंने सोच लिया है। राजन, आप विक्रम को कुछ दिनों के लिए कोई ऐसे कठिन कार्य पर भेज दें जो पूरा करके वह जल्दी वापस ना लौट सके। इस बीच उसकी गैर हाजिरी में हम बड़े आराम से परमसेन और भानुमति का विवाह करवा देंगे। हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। तो फिर मैं यह रिश्ता पक्का समझूं राजन? बिल्कुल पक्का समझिए। मैं आज ही विक्रम को राज्य से दूर भेज देता हूँ। आज से ठीक 7वें दिन आप युवराज परमसेन की बारात लेकर भगलपुर राज्य में आ जाइए। उसी दिन रविंद्र ने विक्रम को अपने पास बुलाया और उससे कहा, विक्रम, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। विक्रम, हमारे महल के सरोवर में लाल रंग के कमल के फूल खिला करते हैं। हमने सुना है अलकनंदा वन में एक सरोवर है जिसमें नीले रंग के कमल के फूल खिलते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अलकनंदा वन जाओ और वहां के सरोवर में खेलने वाले नीले कमल के फूल लेकर आओ, ताकि उन कमल के फूलों के द्वारा हमारे महल का सरोवर भी सुशोभित हो सके। यह कौन सा कठिन कार्य है महाराज? मैं आज ही अलकनंदा वन चला जाऊंगा। अपने पिता अमरकांत को बताकर विक्रम उसी दिन नीले कमल के फूल लेने के लिए अलकनंदा वन की ओर चल दिया। और राजा रविंद्र सोचने लगा कि मूर्ख विक्रम अलकनंदा वन से अब तो 1 महीने से पहले वापस नहीं लौट पाएगा। इसी बीच में राजकुमारी भानुमति वह युवराज परमसेन का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न कर दूंगा। और फिर राजा ने अपनी रानी को बुलाकर कहा, महारानी जी, राजकुमारी भानुमति का विवाह हमने रतनगढ़ के युवराज परमसेन के साथ पक्का कर दिया है। आज से ठीक 7वें दिन वे लोग बारात लेकर आएंगे। यह आपने क्या किया महाराज? भानुमति का विवाह तो विक्रम के साथ होना है। आपने खुद ही वर्षों पहले यह रिश्ता तय किया था। महारानी, वह रिश्ता उस समय हमने बिना सोचे समझे और भाव आवेश में आकर कर दिया था, वरना प्रधानमंत्री अमरकांत और हमारी क्या बराबरी, हम राजकुल के हैं। इसीलिए हमारा संबंध भी किसी राजकुल वाले से ही होना चाहिए। महाराज, इस बारे में आपको इस समय नहीं बल्कि उस समय सोचना चाहिए था। महारानी, हमें उपदेश ना दो। राजकुमारी भानुमति का विवाह युवराज परमसेन के साथ ही होगा। दूसरी तरफ विक्रम अलकनंदा वन की तरफ बढ़ता जा रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था,
लगता है यह कार्य सौंप कर महाराज मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं, वरना इस कार्य के लिए वह किसी सैनिक को भी भेज सकते थे। इधर राजमहल में राजा ने प्रधानमंत्री अमरकांत को बुलाकर उनसे कहा, प्रधानमंत्री जी, सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजा दीजिए। वह किस लिए महाराज? कोई विशेष आयोजन होने वाला है। अब 1 सप्ताह के बाद राजकुमारी भानुमति का विवाह होने वाला है। लेकिन महाराज विक्रम तो नीले कमल लाने के लिए अलकनंदा गया है। वहां से उसे वापस आने में कम से कम 1 माह लग जाएगा। फिर यह विवाह 1 सप्ताह में कैसे हो सकता है? यह तुमसे किसने कहा अमरकांत की भानुमति का विवाह विक्रम के साथ होगा? महाराज, ये आप क्या कहते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक सुना। अमरकांत पुराना संबंध तोड़कर हम राजकुमारी भानुमति का विवाह रतनगढ़ के युवराज परमसेन के साथ करने जा रहे हैं। महाराज, यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हमें किसी का डर नहीं है। हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। महाराज, लगता है आपका विवेक खो चुका है और उसे जगाने के लिए मैं अब कल भरे दरबार में आपसे बात करूंगा। शायद दरबारी और मंत्रियों के सामने आपको वर्षों पहले की गई घोषणा याद आ जाए। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तुम मुझे भरे दरबार में अपमानित करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजा ने अगले ही पल प्रधानमंत्री पर तलवार का एक भरपूर वार कर दिया और एक ही बार से प्रधानमंत्री लहूलुहान हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रविंद्र के आदेश पर सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। जब भानुमति को सारी बात पता चली तो वह पूरी तरह से बुरी तरह बिफर उठी और अपने पिता से बोली, नहीं पिताजी महाराज, मैं परमसेन के साथ विवाह कभी नहीं करूंगी। मेरा विवाह होगा तो सिर्फ विक्रम से होगा। भानुमति, ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपना पिता प्यारा है या विक्रम। राजा रविंद्र के जाने के बाद भानुमति परेशान हो गई और सोचने लगी, लगता है मुझे अपने प्यार की बलि देनी ही होगी। ऐसी विकट घड़ी में विक्रम भी तो मेरे पास नहीं है। और फिर वैसा ही हुआ जैसा राजा रविंद्र चाहता था। नियत समय पर रतनगढ़ से परमसेन की बारात आई और बड़ी ही धूमधाम के साथ रतनमाला और परमसेन का विवाह हो गया। इस घटना के 7 दिन के बाद विक्रम अलकनंदा वन में पहुंचा और सरोवर से नीले फूल लेकर वह वापस लौट चला। उसकी वापसी का सफर भी काफी लंबा था। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया और वह सोचने लगा, क्यों ना इस मंदिर में भगवान के दर्शन करते चले। वह मंदिर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक ऋषि महाराज ने उसे आवाज दी, विक्रम, अब भगलपुर में तेरा क्या रखा है? अब ना तो वहां पर तेरे माता पिता है और ना ही वहां पर भानुमति है। अब तो वहां पर जाकर क्या करेगा? यह सुनकर विक्रम वहीं पर रुक गया और उसने पलटकर ऋषि के ओर देखा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है। भानुमति का विवाह रतनगढ़ के युवराज परमसेन के साथ हो चुका है। तुम्हारे पिता को राजा रविंद्र ने मौत के घाट उतार दिया है।
तुम्हारे पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हारी माता भी इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। सारी बातें जानकर विक्रम आवेश में आ गया और वह गुस्से में कहने लगा, राजा रविंद्र इतने क्रूर निकलेंगे इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं की थी। ऋषिवर उन्हें मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी, मैं उन्हें इसकी सजा अवश्य दूंगा। विक्रम आवेश में आकर अपने विवेक का साथ ना छोड़ो। राजा रविंद्र ने जो अपराध किया है उसकी सजा उन्हें भगवान देंगे। ओह ऋषिवर, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। विक्रम, नील वन में मेरा आश्रम है, तुम वहां चलकर मेरे साथ रहो। वहां के शांत वातावरण में रहकर तुम्हारा चित्त कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और फिर विक्रम ऋषि के साथ उनके आश्रम में चला गया। ऋषि उसे रोज ज्ञान की बातें बताते और उसका ध्यान भानुमति और उसके माता पिता की दुखद मृत्यु की घटना की ओर से हटाने का प्रयास करते, परंतु विक्रम पर उनकी बातों का असर नहीं हो रहा था। एक दिन ऋषिवर ने कहा, विक्रम, तुम हर समय उदास और खोए खोए रहते हो। क्षमा करें ऋषिवर, मैं लाख चाहने पर भी भानुमति को भुला नहीं पा रहा। वह यह बात है विक्रम, तो तुम एक काम करो, रतनगढ़ जाकर तुम भानुमति से मिलकर आओ, इससे तुम्हारा चित्त को शांति मिलेगी। लेकिन ऋषिवर, उसकी ससुराल वाले भला मुझे उससे क्यों मिलने देंगे। विक्रम, इसका भी उपाय है, तुम वहां पर साधु के वेश में जाओगे और केवल भानुमति से ही भिक्षा लेने की बात कहोगे। ठीक है ऋषिवर, मैं यही करूंगा। साधु का वेश धारण करके जब विक्रम आश्रम से चला तो ऋषि ने उसे समझाया, देखो विक्रम, वहां पहुंचकर संयम से काम लेना, भानुमति की बातों में आकर कोई गलत कदम ना उठाना। मैं आपकी बात को याद रखूंगा ऋषिवर। रतनगढ़ पहुंचकर उसने महल के बाहर दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तभी एक दासी मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर उसके पास आई। लो साधु महाराज, भिक्षा ले लो। दासी, इस भिक्षा को वापस ले जाओ, हमें तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं चाहिए। सुना है कि युवराज का अभी अभी विवाह हुआ है, यदि हम भिक्षा लेंगे तो युवराज की नई नवेली दुल्हन से ही लेंगे, वरना खाली हाथ वापस चले जाएंगे। यह सुनकर दासी उल्टे पाव महल में वापस लौट गई। उसे वापस लौटते देख महारानी सुनंदा ने उससे कहा, क्या साधु महाराज को भिक्षा नहीं दी। महारानी जी, बड़ा ही विचित्र साधु है, वह कहता है कि भिक्षा लेगा तो केवल युवराज परम सेन की नई नवेली दुल्हन से ही लेगा। वह साधु ने ऐसा कहाँ, लगता है बहू भानुमति से भिक्षा लेकर साधु उन्हें कोई आशीर्वाद देना चाहता है। उसने दासी से कहा, दासी तू उस साधु को महल के बाग में ठहरा कर आ, मैं भानुमति को उसके पास भिक्षा देकर भेजती हूँ। जो आज्ञा रानी जी। दासी को आदेश देकर महारानी सुनंदा भानुमति के पास पहुंची और कहने लगी, बहू, एक साधु आया है, वह केवल तुमसे ही भिक्षा लेना चाहता है, जाओ महल के बाग में जाकर उसे भिक्षा दे आओ। माँ, मुझसे यह काम ना होगा, मुझे लज्जा आती है। अरे बहू, भला साधु से कैसी लज्जा, जाओ उसे भिक्षा देकर आओ, हो सकता है वह खुश होकर तुम्हें कोई आशीर्वाद दे दे। और तब मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर भानुमति बाग में पहुंची।
साधु के भेष में आए हुए विक्रम ने उसे पहचान लिया, परंतु भानुमति उसे पहचान ना सकी। भानुमति ने आगे बढ़कर जैसे ही विक्रम को मुद्राओं की थैली दी तो वह बोला, भानुमति, मैं यहाँ पर मुद्राओं की भिक्षा लेने नहीं, तुमसे प्यार की भिक्षा लेने आया हूँ। यह सुनकर भानुमति के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई और वह पीछे हटकर बोली, विक्रम, क्या यह तुम हो? हाँ भानुमति, क्या तुम अपने विक्रम को भूल गई? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम, मैं पहले भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी हूँ। मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो विक्रम, मेरा यहाँ पर दम घुटता है। भानुमति, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चलो हम इसी समय कहीं भाग चले। तभी विक्रम के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे ऋषिवर से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। वह अपने आप से कहने लगा, विक्रम, यह क्या अनर्थ करने जा रहा है तू? याद नहीं, आश्रम से चलते समय ऋषिवर से कहा था कि रतनगढ़ पहुंचकर तुझे संयम से काम लेना है। भूल कर भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है। विक्रम तुरंत भानुमति से दूर हो गया और कहने लगा, भानुमति, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तुम पर मेरा नहीं बल्कि युवराज रतन सेन का अधिकार है। तुम महल वापस लौट जाओ। यह तुम क्या कह रहे हो विक्रम? मैं ठीक कहता हूँ भानुमति, मैंने यहाँ इस प्रकार आकर बड़ी भूल की है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमारे और तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग है। अब जाओ, यहाँ से चली जाओ। मुझे खुशी है विक्रम कि तुम राह नहीं भटके। मैं भी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। विक्रम, नियति ने मुझे तुमसे अलग कर दिया। अब मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम भी विवाह कर लेना और मेरी याद में अपना जीवन ना बिताना। वह भानुमति, यह तुम क्या कहती हो? विक्रम, आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। तुम्हें मेरी यह इच्छा पूरी करनी होगी। ठीक है भानुमति, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। और फिर विक्रम वापस ऋषि के पास लौट गया। तब ऋषि ने कहा, विक्रम, अब तुम नाहरगढ़ चले जाओ। नाहरगढ़? वह किस लिए ऋषिवर? क्या तुम्हें भानुमति की इच्छा पूरी नहीं करनी? वह चाहती थी कि तुम्हारा विवाह हो जाए। वह आप उस विषय में भी जानते हैं ऋषिवर, लेकिन ऋषिवर भानुमति की इच्छा से नाहरगढ़ का क्या संबंध है? बेटा, वहाँ की राजकुमारी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान है। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी है कि जो भी कोई युवक उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा को पार कर लेगा वह उसी से विवाह करेंगी। वह अब तक कई युवकों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले चुकी है, परंतु कोई भी युवक उसकी परीक्षा को पार नहीं कर पाया। तुम वहां पर जाओ, राजकुमारी को अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दो और उससे विवाह कर लो। ठीक है ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए आज ही नाहरगढ़ के लिए जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। ऋषि का आशीर्वाद लेकर विक्रम नाहरगढ़ के राजा के सामने पेश हो गए और कहने लगा, मैं राजकुमारी की बुद्धिमानी की परीक्षा को पार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है युवक, परंतु जानते हो ना, तुम्हारे से पहले भी कई युवक इस परीक्षा को पार करने के लिए आए परंतु असफल रहे। और फिर नाहर सिंह उसे साथ लेकर राजकुमारी सुपर्णा के कक्ष में जा पहुंचा और कहने लगा,
बेटी, यह युवक कहता है कि यह तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा को पार कर सकता है। तब राजकुमारी ने कहा, सुनो युवक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। वह कहानी अधूरी होगी और उसी में मेरा प्रश्न भी छुपा हुआ होगा। यदि तुम मेरी कहानी को पूरा कर पाए और उस प्रश्न का उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मान लूंगी और तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लूंगी। ठीक है राजकुमारी जी, आप मुझे कहानी सुनाइए। तो सुनो युवक, बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी नगर में दयाल नाम का एक भिखारी रहता था। उस भिखारी के साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। भिखारी जगह जगह भीख मांग कर भिख इकट्ठी करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार की बात है, कौशाम्बी में जबरदस्त अकाल पड़ गया। वहां पर वो लोग भूखों मरने लगे। तब उन्होंने वह नगर छोड़कर दूसरे नगर जाने का फैसला किया। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लेकर कौशाम्बी छोड़कर वह भिखारी चंपारण राज्य में जा पहुंचा। उस राज्य में चारों ओर संपन्नता और खुशहाली छाई हुई थी। सो वहां के लोगों से मांगने पर दयाल को दिन में काफी सारी भिक्षा मिल जाती थी। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा भिक्षा मांग रहा था तो पास से ही एक गुजरते हुए राहगीर ने उससे पूछा, अरे भिखारी, तुम्हें तो दिन भर में काफी भिक्षा मिल जाती है, आखिर तुम इतनी सारी भिक्षा का तुम करते क्या हो? भाई, मुझे दिन में जो भी भिक्षा मिलती है उसका एक हिस्सा मैं राक्षसी को दे देता हूँ, दूसरा हिस्सा किसी को उधार दे देता हूँ, तीसरा हिस्सा बहते पानी की धारा में बहा देता हूँ और चौथा हिस्सा मंदिर के देवता के भोग में खर्च कर देता हूँ। उसकी बातें सुनकर लोग आस-पास इकट्ठा हो गए और कहने लगे, यह क्या उटपटांग बातें कर रहा है? भला कहाँ है वह राक्षसी, कहाँ है बहते पानी की धारा और कहाँ है वह मंदिर? भिखारी दयाल लोगों की यह बातें सुनकर चुप रह गया। तब लोग कहने लगे, लगता है यह भिखारी पाखंडी है, इसे पकड़कर राजा के दरबार में ले चलो, वहीं पर इसकी पोल खुलेगी। लोगों ने उसे पकड़कर चंपारण राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने पूछा, कौन है यह और तुम लोग इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? लोग कहने लगे, महाराज, हमें यह कोई बहुत बड़ा पाखंडी लगता है। सारी बात जानने के बाद राजा को भी दयाल की बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आया। तो उसने गुस्से में आकर दयाल से कहा, भिखारी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ हमें समझाओ, वरना हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इतनी कहानी कहकर राजकुमारी चुप हो गई और विक्रम से कहने लगी, तो युवक, अब तुम यह बताओ कि राजा को दयाल ने क्या उत्तर दिया? क्या राजा ने दयाल को मौत के घाट उतार दिया? यही है मेरा प्रश्न, जल्दी इसका उत्तर दो। विक्रम कुछ क्षण के लिए सोचने लगा और फिर बोला, सुनिए राजकुमारी जी, राजा की बात सुनकर दयाल ने यह कहा कि राजन, मैंने कहा था कि अपनी भिक्षा का एक हिस्सा मैं राक्षसी को दे देता हूँ और वह राक्षसी मेरी पत्नी है। उसे सिर्फ खाना पहनना और सोना ही आता है, दिन भर वह कोई काम नहीं करती। राजन, उधार मैं अपने बेटे को देता हूँ, अभी वह छोटा है, मैं अपने हाथ पैर चलाकर उसे खिलाता हूँ।
जब मेरे हाथ पैर थक जाएंगे और वह जवान हो जाएगा तब वह मुझे कमा कर खिलाएगा, इसे मैं उधार देना कहता हूँ। राजन, मेरी लड़की भी है, भीख का तीसरा हिस्सा वह खा जाती है। अभी वह छोटी है, जब सयानी हो जाएगी और कमाने खाने योग्य होगी तो अपने पति के घर चली जाएगी। यह सब जानते हुए भी उसे खिलाने का मतलब बहते पानी में भीख का तीसरा हिस्सा फेंकना हुआ या नहीं? राजा बड़े ही ध्यान से दयाल की बातें सुन रहा था और वह बोला, अच्छा, यह बताओ कि किस मंदिर के देवता को तुम प्रतिदिन भीख के चौथे हिस्से का भोग लगाते हो? तब भिखारी ने कहा, राजा, यह अधम शरीर ही मेरा मंदिर है और मेरे प्राण उस मंदिर के देवता है। अगर मैं रोज इस मंदिर और देवता को भोग ना लगाऊंगा तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। राजा भिखारी दयाल के जवाब से बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, दयाल, तुम तो बड़े भारी पंडित मालूम पड़ते हो, फिर भिख क्यों मांगते हो? भिखारी ने कहा, राजन, यह सब भगवान की माया है, इसका भेद कोई नहीं जान पाया। उसके राज में पंडित भिखारी होता है और मूर्ख धनी होता है। उसके राज में बगुला सफेद रंग का होता है और कोयल काली। उसके राज में पेड़ों में छोटे छोटे फल लगते हैं और बेलों में बड़े बड़े फल लगते हैं। राजन, भगवान की महिमा अपरंपार है, कहाँ तक उसका बखान करूं? भिखारी दयाल की चतुराई भरी बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने बहुत सी दान दक्षिणा देकर उसे विदा कर दिया। विक्रम की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, युवक, तुमने अपनी बुद्धिमानी से मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। यह सुनकर वहां पर उपस्थित राजा नाहर सिंह भी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, युवक, तुमने मेरी बेटी के कठिन प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। आज से मेरी बेटी तुम्हारी हुई, अब मैं तुम दोनों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से करूंगा। इसके पश्चात एक बड़े ही अच्छे मुहूर्त पर राजकुमारी और विक्रम का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात राजा नाहर सिंह ने अपने जमाई को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया और बोला, बेटा विक्रम, मेरी बेटी सुपर्णा के अलावा मेरी और कोई संतान नहीं है, यह मैं अपना सारा राज्य तुम्हें सौंपता हूँ। और फिर विक्रम नाहरगढ़ राज्य का राजा बन गया। और दूसरी तरफ राजा रविंद्र, जिसने विक्रम के पिता की हत्या की थी, उस पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अचानक उसे लकवे का प्राणघातक रोग हो गया और वह कोई महीने पर ही पड़ा रहा। फिर बड़े ही कष्ट सहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो पड़ोस के शत्रु राजा ने मौके का फायदा उठाकर उस पर आक्रमण कर दिया और रविंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया। इस तरह से रविंद्र को अपने बुरे कर्मों की सजा मिली। इधर राजा बन चुके विक्रम के घर पर पुत्र का जन्म हुआ और वह एक सुखमय जीवन बिताने लगा।